चैप्टर नंबर 3, कोविड इम्पैक्ट एंड रिकवरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और देखो जिस टाइम कोविड आया ना, तो कोविड की वजह से कहाँ कहाँ असर पड़ा है। कुछ देखो, कुछ चीजें नेगेटिव हुई है, बहुत सारी चीजें है ना। जैसे इसमें बना रखा है डिमांड साइड से क्या हुआ है और सप्लाई साइड से क्या प्रॉब्लम आई है ना। और कुछ चीजें ऐसी भी हुई है कि जो कोविड की वजह से क्या है कि एक आधी थोड़ी चीज ऐसी जैसे बोल सकता हूँ थोड़ी पॉजिटिव भी रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है, कुछ रहा होगा कुछ पॉजिटिव ऐसे। जैसे एनवायरमेंटल कुछ चीजें ठीक रही है ना। और क्या रहा होगा, जैसे गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज जो डिलीवरी सिस्टम है ना, गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम वो भी काफी हद तक थोड़ा ठीक, कुछ सुधार हुए। सुधार तो नहीं बोल सकते, कुछ नई इनोवेशन सरकार ने की है कि ताकि हम सर्विसेज को क्या करें, इफेक्टिवली डिलीवर कर पाए। और कुछ चीज ऐसे होती है, जब भी कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है, और आगे जाके गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको और इफेक्टिव वे से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर हमने कल क्या पढ़ा था, कौन सी थी, हर घर पाठशाला है ना, हर घर पाठशाला है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है कि एक नया चैनल ओपन हो गया है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट हमेशा क्या करेगी, अब इसको प्रमोट करने की कोशिश भी करेगी। तो किसी तरह से इस तरह से प्लेटफॉर्म लाया जाए जिससे ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड की जाए, है ना। और उससे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। तो अभी तक क्या था कि कुछ चीजें ऐसी थी जो इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रा नहीं था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान गया है ना। तो अब इसमें ना देखो, क्वेश्चन मेन से बन सकता है क्वेश्चन कि हिमाचल ने एज ए स्टेट किस तरह से काम किया है कोविड के लिए, कोविड से लड़ने के लिए, है ना। और क्या क्या हिमाचल को चैलेंजेस आई है। और दूसरा क्या है कि जैसे हिमाचल का देखो, एक तो एग्रीकल्चर वाला, हॉर्टिकल्चर वाला है एरिया, उसमें देखो ज्यादा कुछ फर्क दिखता नहीं है। हाँ, अगर दिखता है तो किसकी वजह से दिखता है, सीजनली, है ना। अदरवाइज तो ठीक है सब कुछ। बट एक सेगमेंट ऐसा है हिमाचल का कि जो टूरिज्म है ना, उसमें तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, टूरिज्म के ऊपर। तो उससे क्या है कि जो सबसे ज्यादा लॉस अगर हुआ होगा स्टेट के लिए, वो है टूरिज्म की तरफ से। तो अब देखो जी, द ट्विन इकोनॉमिक शॉक्स बाय द पेंडेमिक। तो सबसे पहले क्या है, डिमांड वाला। तो देखो सबसे पहले क्या है, रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने या सरकार ने या किसी ने भी इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। रिडक्शन इन कंजम्पशन, सिर्फ लोगों ने सिर्फ बेसिक जो थी एसेंशियल आइटम्स, उन पे ही खर्च किया, बाकी छोड़ दिया था। और रिड्यूस डिमांड फॉर दी नॉन एसेंशियल। देखो नॉन एसेंशियल तो बिल्कुल ही कम हो गई, है ना। तो ये ऐसे मतलब एक नॉर्मल सा वो ग्राफ बना रखा है। पर फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो अभी तो लगता है आपको कि ठीक ठाक सा है, बट जब हम एग्जाम में आंसर लिखते हैं ना, मेंस में, अगर आपको ये पॉइंट्स वगैरह याद रह गए, अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओगे उस टाइम आप चीजों को, तो आपके लिए आसान हो जाएगा लिखना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, उनको ना आप अपनी वोकेबलरी में ऐड कर दो। भले ही यहाँ पे लगेगा आप कोई डाटा नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, बट जो इसके कीवर्ड्स होता है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा मेंस राइटिंग में, पेपर 2 एंड पेपर 3 में। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जैसे जैसे मैं जैसे कभी सर्वे बना दिया, उस टाइम कुछ याद हो गया, कुछ पढ़ाते हुए याद हो गया ना। तो जब पेपर आता था ना, एग्जाम होता था मेंस का, तो उस टाइम में लिखने में बड़ी आसानी हो जाती थी, आपको सोचना नहीं पड़ता। और उस टाइम जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ही आता होगा, किसी को भी सब कुछ नहीं आता। बट उस टाइम, उतने टाइम के अंदर जो आपको क्लिक कर गया ना, अगर आप जल्दी से 4-5 पॉइंट वो लिख पाओ, है ना, रिपीट ना करो, तो उतना भी बहुत है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बारी कि कुछ तो डाटा है वो तो आपको रखना है याद, जो रेलेवेंट डाटा है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ डाटा पे फोकस करो, जो इसमें से जो कीवर्ड्स निकलेगा ना, वो बड़े सही रहता है। जैसे इसमें देखो 2 लिखे हैं, एक है डिमांड वाला और एक है सप्लाई वाला। तो सप्लाई में क्या प्रॉब्लम आ गई, लेबर सप्लाई वाली हो गई, क्योंकि लेबर आनी बंद हो गई, है ना, लॉकडाउन लग गया। और डिसरप्शन इन सप्लाई चेन, सप्लाई चेन थी वो भी अपने आप ही क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन लेबर वगैरह नहीं काम करेगी। अब है जी सेक्टर्स के ऊपर क्या क्या असर पड़ा है। तो इसके जो ग्राफ्स है ना, इसमें देखना, जितने 2-4 ग्राफ्स हमने जो रखे हुए हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 5.2%, कॉन्ट्रैक्शन को ही हम, हाँ देखो ना, जो जीडीपी है ना, जीडीपी ज्यादातर हम किस पे उसको ध्यान रखते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे हमेशा। अगर कोई नहीं पूछा होगा ना जीडीपी में कितना रेट, कितना क्या, या करंट या कांस्टेंट, तो हम क्या मानते हैं उसको, कांस्टेंट प्राइस पे ही मानते हैं, है ना। क्योंकि असल में जो रियल पिक्चर है वो किस पे दिखती है, बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करके दिखती है।
तो इसलिए जरूरी रहता है ना। और पर कैपिटा इनकम का ऐसा है कि वो उसको जैसे सर्वे में उसमें ज्यादातर किस पे फोकस किया गया है, करंट पे, है ना। तो पर कैपिटा इनकम आप करंट पे याद रख लेना। अब देखो जो ये ग्राफ बनाए हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर क्रॉप, लाइव स्टॉक एंड फॉरेस्ट। क्रॉप्स हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, एंड फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। अब देखो यहीं से लगता है पता, क्रॉप का हो सकता है डिप आ सकता है, बट कोविड की वजह से कम रहा होगा, पर ज्यादा किसकी वजह से रहा होगा, सीजनली रहती है चीजें, तो बीच में जब रिवाइज करते हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और लाइव स्टॉक का ठीक ठाक सा रहेगा, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा लाइव स्टॉक के ऊपर, है ना, क्योंकि कोविड का क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, जो है वो है। बट फॉरेस्ट एंड लॉगिंग में क्या होगा, ज्यादा असर पड़ेगा। तो अब यही यहाँ बताया हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या है, क्रॉप वाला। तो क्रॉप वाला कितना गया है, 23 से कहाँ गया है, -12, और अब कितना है, 12.9। और उसी तरह से लाइव स्टॉक में कोई ज्यादा चेंज नहीं है ना। अब सवाल ये है कि जो आपको याद रखना है वो देखो कौन सा पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे, फॉरेस्ट वाला। कि फॉरेस्ट वाले में क्या है कि ज्यादा डाउन गया हुआ है, कितना, 19.6, और कितना, अब कितना है, 0.8। तो ये हमने पीछे ही पढ़ा है ना, पीछे पढ़ा ना कि जो फॉरेस्ट वाला जो था वो वैसे भी डाउन चला गया था, तो कोविड का उसके ऊपर असर था ही। अब सेकेंडरी में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ये तो समझते हैं ना आप, ऑर्गेनाइज क्या होता है, अनऑर्गेनाइज कैसे होता है ना। कि जैसे जो घरों में काम करते हैं, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जो कंपनी नहीं है, वो कैसे इनफॉर्मल वे से कर रहे हैं। और आजकल एक तरीका और भी है, जैसे होता नहीं कि गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी भी को भी किस में कंसिडर करते हैं हम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इसी तरह से है, मैन्युफैक्चरिंग और एक है कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो ग्राफ है वो कहाँ पे आया है, -7 पॉइंट पे, और उसके बाद कितना गया है, 11.3। और जो कंस्ट्रक्शन वाला है वो और ज्यादा डाउन आ गया था, और अब कितना है, 13। तो 12 और 13, अब कितना आप याद रख पाओगे, अगर जनरल साइड रखोगे तो भी बात बन जाएगी, पर प्री में जरूरी नहीं कि नहीं पूछेंगे, मैं कहता हूँ पूछ सकते हैं इस तरह से बात, है ना। बट मेन मेन देखो, जैसे अब देखो ऊपर क्या रखना है अपने ज्यादातर याद, फॉरेस्ट, और इधर क्या रखो, इधर तो वैसे दोनों रखने वाले हैं, याद रखने वाले हैं। अब नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में दो में बात की गई है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, और सर्विसेज इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट। अब जैसे यहाँ पे इसको इसको आप वैसे छोड़ भी सकते हैं, इतना डाटा कौन याद रख लेगा, फिर भी एक नजर मार लेना इस पे क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज में। अब देखो ये पता क्यों ये ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज वाला क्यों है, इसमें सबसे ज्यादा डिप गया है, सबसे ज्यादा। अब हो सकता है कि एग्जामिनर के दिमाग में रहे ये बात, कितना गया है, -24। अब कोई, अब यहाँ पे होता है ना कोई चीज बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही कम है, तो इसको इसलिए याद रखना है। तो इसमें -24 गया है, और अब कितना रखा है इसको, 19%, है ना। तो ये अगले वाला चाहे आप छोड़ दो। उसके बाद है, और देखो लिखा भी है इसमें, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन हैड द हाईएस्ट ड्रॉप ऑफ 24%। तो सबसे ज्यादा इस पे ही था। और अब रिकवरी के लिए कितनी बात हुई है, 19। सर्विस वाला इंसिडेंटल टू ट्रांसपोर्ट ये कौन सा है, ये इसको देखना करना वो कर लेना, बट ये 24 वाला आपको याद आना चाहिए। ट्रेड, रिपेयर सर्विसेज एंड होटल एंड रेस्टोरेंट। देखो ट्रेड रिपेयर सर्विस में कुछ ज्यादा नहीं गया, मतलब ठीक रहा, चाहे नॉर्मल ईयर भी होता तो भी सही रहता। बट अब देखो ये टूरिज्म वाला ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि टूरिज्म कितना गया, चला गया 78.7% डिप गया, और अब कितना रखा उसको, 56। अब देखो यहाँ पे ग्रोथ की बात की हुई, एक जगह हमने पढ़ा था पीछे क्या, कि कितना परसेंट जो फ्लो था बाहर से वो अलग है, वो अगले में आएगा। और देखो यहाँ पे क्या है, ईयर 1 ईयर ग्रोथ रेट ऑफ टूरिज्म फ्लो, एक में है ग्रोथ और एक में क्या है, टूरिस्ट का फ्लो। तो दोनों के फिगर थोड़े थोड़े सेम सेम है, पर प्री में अगर पूछे गए तो ये हमने पहले पढ़ा था, तो कितना डाउन आ गया था, 81.33, और अब कितना है, 75। तो अब देखो ना, जो ये इतना बड़ा जो जंप दिख रहा है ना 75 वाला, तो क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम कहां से काउंट कर रहे हैं इसको, -81 से, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि इतना इतना ज्यादा ही है ये, क्योंकि फिर से वही है, जो बेस बनता है ना, तो काउंट किसके ऊपर करते हैं हम, बेस के ऊपर। तो अब इसलिए अगर यहाँ से काउंट करते तो थोड़ा कम दिखता है ये, तो बट कहाँ से काउंट कर रहे हैं हम, यहाँ से। तो ये दोनों फिगर आपको याद रखना है यहाँ पे। तो ये टूरिज्म वाला है। ऑन एंड स्टेट रिस्पॉन्स टू मिटिगेशन ऑफ द कोविड
19 एडवर्स इफेक्ट। तो अब सरकार ने क्या कर दिया अपनी तरफ से, स्पेशल रोड टैक्स माफ कर दिए और टोकन टैक्स माफ कर दिया उतने उतने दौरान के लिए, और बेनिफिट दे दिया जैसे टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, है ना, और जो भी और भी ट्रांसपोर्टेशन के तरीके होते हैं वो सारे सब में दिया। अब यहाँ पे ना एक चीज है, ये जरूरी नहीं कि आपको कोविड के लिए याद रखनी है, रिवाइज स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन। सुना है आपने शब्द ये, इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है? देखो सरकार ना दो तरह से सब्सिडी देती है। एक तो देगी किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी दे देगी, या आप एक काम करो, आप घर बनाओ और उस घर बनाने की जो कॉस्ट पड़ेगी, अगर वो 1 लाख का है, 20 लाख रुपए, 1 लाख का है, 20,000 हम पे करेंगे और बाकी आप देना, वो तो हो गई डायरेक्ट सब्सिडी। एक में सरकार किस में देती है, लोन के इंटरेस्ट में सब्सिडी। अगर नॉर्मली हाउसिंग लोन कितना है, हाउसिंग लोन मान लो 10% है, अब सरकार क्या बोलेगी, 10% की जगह आप क्या करो, 7% पे करो, और 3% ऐसा नहीं कि बैंक को जाएगा नहीं, वो 3% कौन पे करेगा, गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ दी, मतलब जो भी होगा, विकर सेक्शन हो गया या कोई 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 प्रोजेक्ट हो गया। तो इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब देखो ना, एक शब्द आप और सुनोगा जिसको वेवर्स बोलते हैं, टैक्स वेवर, सुना है आपने, टैक्स वेवर्स एक शब्द होता है, क्या होता है वेवर? तो माफ करना, देखो माफ करना ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं हो रहा है, पे कौन कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है। जैसे होता है ना, जब स्लो डाउन आता है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है, तो सरकार क्या करती है, टैक्स वेवर देती है। तो उसमें क्या होता है, जो टैक्स का जो अमाउंट है वो कौन पे कर रहा होता है टाइम के लिए, गवर्नमेंट कर रही होती है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट आप लिख सकते हो, सब्सिडी इन द इंटरेस्ट ऑफ लोन। लोन के इंटरेस्ट में क्या मिलेगी, सब्सिडी मिल जाएगी। कितनी बात किया, 75% फॉर द फर्स्ट ईयर, और पेमेंट कितना बढ़ा दिया, 5 साल तक आप पे कर सकते हो। और इसके अंदर और कौन ऐड कर दिए, रोप वे, अगर कोई रोप वे लगाने के लिए ले रहा है लोन, उस पर भी इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। और अगर कोई ट्रेवल एजेंट के लिए कर रहा है काम, उसमें भी क्या होगा, इंटरेस्ट में सब्सिडी दी जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जरूरी नहीं कि आपने कोविड को ध्यान में यूज कर सकते हो, आप इसको इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर कहीं पे आपने ये जस्टिफाई करना है कि यहाँ हिमाचल जो सरकार है वो स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है ना, या मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रही है, और या तो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडस्ट्री को प्रमोट करे, तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। और उसके बाद है जी स्टेट एनुअल क्रेडिट प्लान दिया, और इसकी फिगर देख लेना, 23,000 कुछ का था, जिसमें से 22,110 करोड़ किसके लिए दिया गया, एलोकेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। पता ना आपको, जो सरकार लोन प्रोवाइड करती है या प्लान जो अमाउंट होता है उसको 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 टारगेट करती है, तो कुछ एरिया हमने कहाँ रखे हुए हैं, प्रायोरिटी वाले एरिया में। प्रायोरिटी में कौन आएगा, जिनको जरूरत है ज्यादा उनके ऊपर काम करने के लिए, है ना। तो जैसे एग्रीकल्चर है इंडिया में भी और हिमाचल में, किस में आता है ये, प्रायोरिटी में आता है। एमएसएमई आती है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है। तो सरकार ये बोलती है कि जो लोन जाएगा तो कितना परसेंट जाना चाहिए प्रायोरिटी के लिए। तो यहाँ पे प्लान वाला, पर ये होता कहाँ पे यूज, बेसिकली बैंकिंग में। तो अभी भी है ना हमारे बैंकिंग सेक्टर में कितना परसेंट लोन जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर को, 40%। देख लेना, जो डाटा चेंज होता रहता है कि अभी शायद 40% है, और जिसमें से सबसे ज्यादा किसके लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, है ना। हाँ 18% के करीब करीब है उसके लिए। और उसके बाद है इंश्योरेंस कवर किसको दे दिया, जिनकी डेथ हुई है किसकी वजह से, कोविड की वजह से, 30 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दे दिया। बट वो लोग किसमें नहीं होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना। बाकी नीचे 2-3 पॉइंट है, ये तो फ्री लकड़ियां मिलेगी किसके लिए, जिसको क्रिमेशन के लिए। और म्यूनिसिपल को अलाउ कर देगी, तुम हायर कर सकते हो, पैसे सरकार देगी, जो होती है वैन वगैरह। और फैमिली कोरोना के अंदर जो आई है उनको किसके अंदर डाल दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसमें क्या मिलेगा, राशन वगैरह मिलेगा। और उसके बाद है जी अबेटमेंट रिलैक्सेशन टू टोल फ्री, और टोल पे भी नहीं लगे पैसे, कुछ फ्री किसानों ने कर रखे थे उस दौरान, है ना, तो ज्यादा ही फ्री कर रखा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सुना है आपने शब्द ये? इसकी इसके पीछे वो बताओ आप, कोई एसेंस क्या है इसके पीछे, मेन मोटिव क्या है, फ्यूचर के लिए क्या? देखो पता क्या है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है, पता क्या है? सबसे पहले तो क्या है कि जैसे एक है ग्लोबल
कॉमन विजन, पूरे ग्लोब का एक कॉमन विजन। ठीक है जी, ये कीवर्ड्स है इसके साथ जो जुड़े हुए हैं। कॉमन विजन हो गया। अब उस कॉमन विजन के अंदर क्या है कि जो इस प्लेनेट के ऊपर एक स्पेस बनी हुई है हर एक आदमी के लिए, जो एक स्पेस बनी हुई है हर एक इंसान के लिए, वो कैसी होनी चाहिए? जस्ट, फेयर एंड सस्टेनेबल। जस्ट, फेयर एंड सस्टेनेबल। जैसे लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई पीछे ना छूट जाए, ये इसमें भी लिखा हुआ है बल्कि, तो लिविंग नो वन बिहाइंड। देखो, एक तो कॉमन विजन हो गया, इसके लिए जस्ट, फेयर एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑन दिस प्लेनेट, क्योंकि पूरी किसकी बात की है? अर्थ की बात। और जिसकी वजह से क्या है कि ना कोई इंसान पीछे छूट जाए और ना ही कोई देश पीछे छूट जाए। अब देखो, सस्टेनेबल का मतलब क्या है? ऐसा कुछ हम काम करें जो अगर हम आज उसको यूज करें या प्रोड्यूस कर रहे हो, फ्यूचर में भी उसी लेवल पे यूज और प्रोड्यूस होता रहे, है ना। और देखो, एक शब्द और है इसके अंदर। अब देखो, इसमें है डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज। तो जो कंट्री है ना, देखो विजन तो बराबर है, सबको विजन रखा हुआ एक, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या है? कैपेसिटी। और तीसरा क्या है? रिसोर्सेस। क्योंकि सभी कंट्री के लिए अगर कॉमन गोल है ना, तो उनको ये नहीं बोल सकते कि आप एक जैसा ही काम सभी करो। तो इसके लिए क्या है? डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज। कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज। ठीक है जी बात। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो, तो दोनों ही बातें करता है दुनिया। ये अर्थ दोनों ही एम रखती है। एक रखती है एम्बिशंस, टारगेट, और दूसरा किससे लड़ती है? चैलेंजेस से। तो किस पे फोकस कर रहा है? दोनों पे, एम्बिशंस एंड चैलेंजेस। अब हो सकता है एक देश के लिए क्या हुआ, किसी को अचीव करना क्या हो गया, अपना एक गोल हो गया, बट उसके साथ साथ किसको ध्यान में रखना पड़ेगा? चैलेंजेस। तो दोनों की बात करता है ये, एम्बिशंस की भी एंड चैलेंजेस की भी। क्लियर है जी बात। अब अगर ये एम्बिशन एंड चैलेंजेस को हम प्रॉपर तरीके से डील करेगा, तो सभी कंट्री अपने अपने एरिया में सही से काम करेगी, तो वो जो कॉमन विजन की हमने जो बात की थी वो क्या होगा? एड्रेस हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, क्या इसमें ये डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्या डेवलप कंट्री के लिए भी है? दोनों के लिए है। देखो, बहुत सारी चीजों में कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेवलप कंट्री। क्योंकि डेवलप कंट्री का एक तो क्या है? डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी कुछ जिम्मेवारी अलग बनती है, तो उनको अलग से बिहेव करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है? जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उनको क्या चाहिए? हेल्प। तो हेल्प किसकी तरफ से आएगी? डेवलप कंट्री से, है ना। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो डेवलपिंग कंट्री है, दे आर नॉट केपेबल इनफ, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए असिस्टेंस कहां से आएगा? डेवलप कंट्री से। तो जो डेवलप कंट्री है वो उनको हेल्प करेगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो डेवलप कंट्री को करनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि उसको करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्री को, है ना। तो ये इसका एक कॉमन सा तरीका है। तो देखो, जितने मैंने आपको कीवर्ड्स बताया ना, इनको आप कहीं भी यूज कर सकता है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? सबसे पहले क्या है? कॉमन ग्लोबल विजन, सबके लिए कॉमन ग्लोबल विजन है। और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज। ठीक है ना। और ये दोनों में साइमल्टेनियसली वर्क करता है। जो हमारे कुछ गोल्स है, एम्बिशंस है, और साथ में क्या कुछ टारगेट है, उसके लिए काम करता है। और साथ में क्या है? दोनों इसमें जरूरत पड़ेगी किसकी? डेवलपिंग कंट्री की एंड डेवलप कंट्री की। दोनों को इसके लिए काम करना है। क्लियर है जी बात। और अब इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? ऐसा हमारा प्लेनेट होना चाहिए जहां पे इंसान ऐसे जगह रहे जहां उसको लगे कि फेयर है, जस्ट है एंड सस्टेनेबल है। तो जहां सस्टेनेबिलिटी की बात आ रही है, किसके लिए आ रही है?
जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी बात हो जाए यहाँ पे। क्लियर है जी बात? तो एक तो आपने ये बात याद रखनी है। अब देखो जो ये गोल है ना, कितने गोल है इसके अंदर? 17 गोल्स है। अब देखो 17 गोल्स अगर आप देखोगे ना, जैसे नो पॉवर्टी, गरीबी हो सकता है इंडिया के लिए ज्यादा मायने रखता होगा इसको इरेडिकेट करना, और फिनलैंड और स्वीडन नॉर्वे के लिए क्या होगा, कम मैटर करेगा। फिर उसके बाद है जीरो हंगर, उसके बाद है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और देखो ना दोनों में बात हो रही है। वेलबींग की बात किस पे होती है? एक होती है क्यूरेटिव साइड, एक होती है प्रिवेंटिव साइड, है ना। एक तो बीमारी को ठीक करो, एक क्या कर लो, बीमारी को रोक ही दो। तो जो वेलनेस सेंटर है वो किस पे बात करते हैं आज की डेट से? तो यहाँ पे इतना ज्यादा फोकस किया जाता है। अब आज का जो दौर है उसमें हमेशा ये होना चाहिए कि बीमारी को नहीं ठीक करना, क्या करना है, बीमार होने से पहले ही वर्क करना है। तो उसमें क्या आएगा, जो हमारे वेलनेस सेंटर होता है उनका ज्यादा रोल होना चाहिए, है ना। तो अब नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी पे हमेशा बात होती है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, देखो ये भी कितनी इंपॉर्टेंस दी गई इसको भी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद है अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी, ये भी है ही है ना। उसके बाद है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क क्या होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, सबके लिए अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रा, देखो तीनों पे इकट्ठे बात कर दी, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रा। आज की डेट से क्या है, इनोवेशन के ऊपर और ज्यादा बात की जाती है ना, भले ही इन्वेंशन थोड़ी कम हो, बट ज्यादा क्या होना चाहिए, इनोवेशन। तो जो इनोवेटिव लोग होते हैं वही आगे बढ़ते होते हैं। उसके बाद है जी रिड्यूस इनक्वालिटीज और सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। जैसे जैसे अब अगर आप निकालोगे ना, हिमाचल इंडिया इनके लिए सबके लिए काम कर रहा है। अगर आपको दो एग्जांपल देने पड़े, पॉवर्टी एरेडिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम, बड़ी सारी स्कीम है, हंगर के लिए बड़ी सारी स्कीम्स है। उसी तरह से सस्टेनेबल सिटी के लिए क्या है, जैसे हिमाचल में अमृत वाली योजना है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये, देखो सबसे पहले क्या है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। देख लो आप, कुछ भी चीज प्रोड्यूस करें ना हम, किसके साथ करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ऐसा कुछ हम प्रोड्यूस ना करें जिससे इस अर्थ के लिए खतरा पैदा हो जाए। अब जैसे हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, और पेट्रोलियम की एनर्जी प्रोडक्शन की बजाय क्या कर लो, रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन कर लो। ठीक है जी बात। और सेम किससे बात आती है, कंजम्पशन पे। तो ये किसका बात करेगा असल में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके बाद है क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन के लिए तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, है ना, इंडिया उसके लिए क्या कर रहा है। उसके बाद है लाइव बिलो वाटर, जैसे क्वेश्चन शायद पिछले साल आया था क्वेश्चन ना, तो हिमाचल इसके लिए नहीं वैसे काम करता, क्योंकि हिमाचल में क्या है, पानी नहीं है। सी तो नहीं लगते हिमाचल के साथ, हिमाचल क्या एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो वैसे ही नेशनल लेवल पर है। अब देखो जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया तो दुनिया की सबसे बड़ी वो है, कोरल रीफ है ना, उसको तो उसका ध्यान रखना है। बट नेपाल के लिए इतना जरूरी नहीं भी हो सकता, क्योंकि नेपाल के अपने आप में लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद है जी लाइफ ऑन लैंड, ये तो सबके लिए ही है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो आजकल चला हुआ है वॉर कोरिया के साथ, उसमें लगता है पीस जस्टिस है। और जो हमारा इंस्टीट्यूशन है कौन, यूएनओ है, उसकी थोड़ी सी नाकामयाबी दिख रही है इसमें। और नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये किसकी पार्टनरशिप की बात करता है, इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्री को क्या होना चाहिए, पार्टनर। तो अब देखो ना, जो ये 16 गोल है, आगे जाके ये 17 गोल है, ये तो पूरे इंडिया को सोचना है इनके बारे में। बट जो स्टेट है, हो सकता है स्टेट के लिए कोई एक आधा ना इंपॉर्टेंट हो। और जैसे मान लो 17 लास्ट वाला है, तो हिमाचल के लिए इतना ज्यादा जरूरी नहीं। कोई हिमाचल को कौन रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया। तो अब देखो यहां तक समझ गया ना बात। तो इससे अब यहाँ पे एक सवाल है कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इससे पहले क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। वो कब से, 2000 से लेकर 2015 तक। 2015 में क्या आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और दोनों में डिफरेंस क्या था, देखो दोनों में डिफरेंस ये था, अगर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करते थे, वो सिर्फ डेवलपमेंट की ही बात करता था। अब उसके अंदर ये देखा गया था, आज की डेट से लोगों का भला जितना हम कर सकते हैं वो तो ठीक है, बट उससे ज्यादा क्या जरूरी है हमारे लिए,
हमारी जो सराउंडिंग है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्शन देना। तो अब देखो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करना, वो हमारा क्या बायोस्फीयर है उनकी प्रोटेक्शन करना, उस पर उतना फोकस नहीं किया था। क्लाइमेट चेंज पे फोकस नहीं किया था। इसमें क्या कर दिया, किसमें डाल दिया, क्लाइमेट पे भी इसमें बात कर दी, है ना। और जैसे मान लो पॉवर्टी एंड हंगर को इकट्ठे रखा हुआ था पहले वाले में, अब क्या कर दिया, गरीबी को अलग कर दिया और हंगर को अलग कर दिया। जो सबसे मेन चीज दिखती है ना इसमें, वो क्या है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है, लोगों का भला करना है, हर एक आदमी को ऊपर लेकर आना है, तो उसके साथ साथ क्या जरूरी है कि हमें एनवायरमेंट को और क्लाइमेट को भी इतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो ही बात बनेगी। और साथ में क्या कर दिया, जो सेक्शन थे वो अलग अलग कर दिए, हंगर को अलग कर दिया, गरीबी को अलग कर दिया, है ना। तो दो चार इस तरह की बातें हुई है इस पे। क्लियर है जी बात। अब देखो, अब उसके बाद क्या होता है ना, अब इंडिया को टारगेट दे दिया, सभी कंट्री का अपना अपना काम है ना। सभी कंट्री को क्या करना है, अपने लेवल पे काम करना है। और उसके बाद क्या होगा, इस इन गोल्स की क्या निकलेगी, रैंकिंग। और रैंकिंग में इंडिया का क्या रैंक है, दूसरी कंट्री का क्या रैंक है, वो डिपेंड करेगा अब इंडिया ने उसके लिए काम क्या किया है। तभी तो लगेगा ना, पर जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। रिस्पॉन्सिबल कंट्री तब बोलेगा ना हम इसको, जब इंडिया बहुत सारे ऐसे काम करेगा जो इंटरनेशनल पर जिसकी कमिटमेंट पूरी दुनिया करती है, पूरी ह्यूमैनिटी करती है, उसके लिए अगर काम करेगा, है ना। जैसे क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट के अगेंस्ट लड़ना है ना। जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, तो उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसके लिए क्या कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर क्या बनता है, उसके इंडेक्सिंग होती है। तो उस इंडेक्स से पता चलता है कि इंडिया की उस पे क्या रैंकिंग है। और वही रैंकिंग बाद में बहुत सारी जगह रिफ्लेक्ट करती है आगे जाके। जैसे मान लो अगर बहुत सारी चीजें ठीक होगी इंडिया की, तो वहां से बाहर से इन्वेस्टमेंट करने भी लोग आएंगे। जो जो इन्वेस्टमेंट वाली जो रैंकिंग होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो बढ़ेगी, है ना। लोग बाहर से और आएंगे, यहाँ पे बढ़िया से लॉजिस्टिक बनाए गए, लॉजिस्टिक वाला इंडेक्स बढ़ेगा, है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पर देखें कि यहाँ का हंडरिंग इंडेक्स क्या है, यहाँ की जेंडर इक्वालिटी क्या है ना। तो सारे बाद में क्या होता है, इसके साथ साथ ये जुड़ जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि इंडिया में इन सबको कौन चेक करता है कि ये किस लेवल पे इंप्लीमेंट होना चाहिए, कौन करेगा इसको। तो कौन है यहाँ पे, नीति आयोग। तो इसके लिए कौन काम करेगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग भी क्या करेगा, इंडिया में स्टेट की रैंकिंग करता है। नीति आयोग क्या करेगा, इंडिया में स्टेट की रैंकिंग करेगा। अब देखो, नीति आयोग जैसे अगर आपने पॉलिटी में पढ़ाई है कि एक चीज क्या है कि किस पे काम करता है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और यही अप्लाई यहाँ पे होता है। अब जैसे मान लो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसा करेगा यहाँ पे काम, जैसे मान लो रिवर्स है, रिवर छोड़, चलो मान लो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट करना है। अगर मान लो फॉरेस्ट हिमाचल ने प्रोटेक्ट किया अपना, तो उसका तो फायदा फिर उत्तराखंड को मिलेगा, क्योंकि पूरे इंडिया को मिलेगा, पूरे वर्ल्ड को मिलेगा। और दूसरा क्या होगा, अगर रैंकिंग में हिमाचल का रैंक ऊपर आ गया और उत्तराखंड का नीचे आ गया, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, एक स्टेट का एक हेल्दी कंपटीशन होगा। और अगली बारी क्या होगा, हिमाचल जो भी ये हिली स्टेट्स है उनके लिए क्या बनेगी, हिमाचल एक रोल मॉडल बन जाएगी। समझ गए जवाब। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे नीति आयोग। और अब आते बात, उसके बाद किसके किसके पास जाएगा काम, स्टेट के पास। अब स्टेट के अंदर कौन इसकी एक नोडल एजेंसी होगी, प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो स्टेट में करेगा इसके लिए काम प्लानिंग डिपार्टमेंट, नेशनल लेवल पर करेगा नीति आयोग, है ना। और इंटरनेशनल लेवल पर तो जो चल ही रहा है, ठीक है ना बात। अब इसी के बेस पर फिर आगे पता चलता है कि हमारी जो स्टेट है उनकी कितनी कितनी, कौन कौन कितना कितना काम कर रहा है, उनकी क्या क्या रैंकिंग आ रही है ना। तो इसके इस पे है ये सारा ही। और देखो जी, तो कुछ जो मेन मेन पॉइंट है यहाँ पे। तो इन सितंबर में क्या हुआ था, अब देखो ये जो कीवर्ड्स होता है ना, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, इस पर याद रखना आपने। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑन न्यू डेवलपमेंट की बात करता है ये, एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसमें बात किसकी ज्यादातर कर दी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है, 17 एस्पिरेशंस, मैंने बताया ना आपको, एस्पिरेशन एम्बिशंस, है ना, साथ में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद है 69 टारगेट्स। देखो एक गोल को क्या कर दिया,
आगे किस में डिवाइड कर दिया, टारगेट्स में। एक गोल के दो स्टार्स क्या हो सकता है, टारगेट हो सकता है। उसके बाद है उसके क्या, इंडिकेटर्स होता है ना। जैसे मान लो हमने ये बोल दिया कि इंडिया में हंगर मिट गई है, तो हंगर को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मिट गई है, तो उसके उसके क्या हो गए, कुछ इंडिकेटर्स हो गए। जैसे हम देखेंगे स्टंटेड ग्रोथ कितनी रही है यहाँ पे, माल रिस्टमेंट कितना रहा यहाँ पे, और अंडरवेट वाले कितने रहे यहाँ पे, तो ये सारे क्या बनेंगे, इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हो गया गोल्स, और गोल्स 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 को कौन आगे जस्टिफाई करेगा बड़े लेवल पर, टारगेट्स। और उन गोल्स एंड टारगेट्स को हमने अचीव किए ना अचीव किए, उसका रिजल्ट किसके दिखता है, इंडिकेटर्स के द्वारा। तो ये देखो ये क्वेश्चन ना प्री में बनता है, 17 एस्पिरेशन, 69 टारगेट एंड 300 इंडिकेटर्स। बट जब से ये निकलने लगा है, तो अब जरूरी नहीं कि इंडिया एकदम से 300 के 300 इंडिकेटर पे काम करना स्टार्ट करेगा। कभी 100 पे करेगा, कभी 200 पे करेगा, अभी फिक्स नहीं है। अब हो सकता है कि देखो ना, एक जैसे एक होता ना वेटेज, जिसको बोलता हूँ वेटेज। अब मान लो अभी इंडिया में हो सकता है कि जो लाइफ बिलो वाटर है उसको शायद उतनी वेटेज अभी ना दे। किसको वेटेज दे, जो लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हमारे लैंड मास के ऊपर करती है। अब ये किस पे बात हो रही सारी, वेटेज के ऊपर। तो जिसकी ज्यादा वेटेज होगी, जिसकी ज्यादा जरूरत होगी, उसे फोकस करेगा। अब सेम अप्लाई हो सकता है कहाँ पे, जैसे मान लो कुछ जैसे कंट्री है, मान लो यूएसए है, यूएसए ज्यादा फोकस किस पे करेगा, जो उसको लगता है, जहां उसको करना चाहिए, जो उसकी नीड है। तो इसलिए ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमने सबके सब एक साथ ही इंप्लीमेंट कर लेना है ना। तो अब देखो एसडीजी आर एक्सपेंडेड वर्जन किसका है, ये एमडीजी का। और अब प्री में कई बार क्वेश्चन बनता है, इसकी एग्जैक्ट डेट कब ये इसका ऑपरेशनल आएगा, 1 जनवरी 2016 से कब तक, 31 दिसंबर तक। एम क्या है इसका, लिविंग नो वन बिहाइंड। और कुछ जो मैंने आपको बताया पहले, कुछ कीवर्ड्स हो भी आपने वो हमेशा याद रखने, वो आपको ना ऐसे लिखने के क्या काम आते हैं इस तरह से। और देखो जी, एसटीजी हैज बीन डिजाइन इंटीग्रल ग्लोबल एम्बिशन। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ग्लोबल एम्बिशन। मैंने बताया ना, दोनों की बात करते हैं, एम्बिशन की भी और चैलेंजेस की भी। तो एम्बिशन देखो क्या है, टैकलिंग पॉवर्टी, रिड्यूसिंग इनक्वालिटी, कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज बड़ा जरूरी हो गया इसमें, प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये सब में होता है। अब नेक्स्ट है जी, the for realization of its goal and target, Ministry of Statistic and Program Implementation। अब याद रखना, इसके जो डाटा कौन इकट्ठा करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और देखो इंडिया हैज डेवलप्ड 309 इंडिकेटर्स। तो इंडिया ने क्या कर दिया अपने लेवल पे, अलग से डेवलप कर दिया, कितने 309। अब ये 309 भी ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, ये हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, दूसरी स्टेट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर कितने हैं, 309। बट ये ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट के अंदर 309 लगेंगे। उसमें क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया, और लाइव बिलो वाटर, हिमाचल को से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हिमाचल में क्या है, थोड़ा बहुत है जो रिवर्स वाला है, बाकी तो ऐसे सी तो है नहीं है ना। और नीति आयोग क्या हो गया इसकी, नोडल एजेंसी। और अब देखो ये क्या करती है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंग दी स्टेट। दोनों बातें साथ साथ करती है, कंपटीशन की भी और कोऑपरेटिव की। तो आज का जो फेडरलिज्म है वो इसी आइडियोलॉजी पे काम करता है। और फर्स्ट एडिशन में क्या था, इंडिया ने किसके ऊपर काम किया, जितने भी ये गोल्स थे किसको छोड़ के, 12, 13, 14 एंड 17। इस पे क्यों नहीं काम किया, क्योंकि इसके लिए हिमाचल इंडिया के पास उतना डाटा था नहीं, है ना। बाकी सब पे किया है, तो ये वाला छोड़ सकते हो आप, पहले भी कितना करा। और सेकंड एडिशन में कितने में काम किया, 17 गोल पूरे गोल, 54 टारगेट एंड 100 इंडिकेटर्स। और नेक्स्ट अब देखो, अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी वाला कौन सा रिपोर्ट आई है, थर्ड, और कितनों पे काम किया गया है, 115 इंडिकेटर्स पे। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है, द एडिशन विद either coverage, the rank state and duty based on their performance across the 16 SDG। तो कौन सा नहीं होगा, 17 नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए कौन डील करेगा। अब पहला काम क्या करेगा इसमें, इनकी निकालनी है रैंकिंग। दूसरा है प्रमोट हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन बनाना है किसके बीच में, स्टेट और यूटी में। आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी एरियाज, प्रायोरिटी एरिया जरूरी है, एक स्टेट के लिए कौन सा प्रायोरिटी एरिया हो सकता है,
लर्न फ्रॉम दी गुड प्रैक्टिसेस। एक स्टेट ने जो अच्छा किया है उसको उसकी अच्छाई किसको सीखनी चाहिए, दूसरी स्टेट को। और हाईलाइट डाटा गैप्स, तो डाटा भी क्या करना है, हाईलाइट करना है। और एसडीजी इंडिया कंप्यूट गोल वाइज स्कोर्स ऑफ 16 एसडीजी। तो साथ में क्या करेगा हम, जो 16 गोल है उनकी क्या करेगा हम, उनका जो स्कोर है वो किसमें फॉल करेगा, 0 से लेकर 100 तक। देखो जिस स्टेट ने 100 के 100 नंबर ले लिए तो इसका मतलब है उसने क्या अचीव कर दिया, 2030 का गोल। अल्टीमेट टारगेट कब रखा हुआ है कि अब तक करने हम इसको अचीव 2023 तक। जिसने जिस 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 टारगेट पे या जिस इंडिकेटर पे 100 नंबर ले लिए तो वो कहां तक वो सक्सेसफुल माना जाएगा, इसको 2030 का टारगेट मिल गया है। अब देखो ना, एक बात है, जैसे मान लो क्वेश्चन अगर मेंस में इस तरह से पूछ लिया आपसे कि जो एसडीजी है ना, और वो कैसे हेल्प करता है टू हैव कॉम्पिटिटिव एज वेल एज कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो अब ये जो दिख रहा है ना आपको, जो इसमें वो कर रखे है, क्या कहते हैं, बोल्ड कर रखे है, वही कीवर्ड है। तो सबसे पहले क्या निकालेगा, रैंकिंग निकालेगा। फिर क्या करेगा, प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरिया, बिहार के लिए क्या प्रायोरिटी एरिया है और दूसरी स्टेट के लिए क्या प्रायोरिटी एरिया है। लर्न फ्रॉम गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम वन स्टेट, एक स्टेट ने जो अच्छा किया वो किसको समझ आना चाहिए, दूसरी स्टेट को। और साथ में क्या कर देंगे, डाटा निकाल देंगे और गोल वाइज स्कोर देंगे। ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठा करके, एक गोल का स्कोर काउंट करेगा 0 से लेकर कहां तक, 100 तक। और जिसको 100 के 100 जिसको मार्क्स मिल गए, वहां क्या हमें अचीवमेंट दिखती है कि 2013 का जो 2030 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। सर व्हाई ओनली 16 नॉट 17। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 17 में क्या क्या बात की गई है, पार्टनरशिप इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसमें हम ये थोड़ी नहीं बोलेंगे कि हिमाचल ने कितना पार्टनरशिप किया, हरियाणा ने कितना किया, वो कौन डील करेगा, नेशनल लेवल पर, ठीक है ना। और जो बाकी के इंडिकेटर थे ना 16, उस पर काम करना है ना, किसने किसके लिए क्या काम किया है। और देखो अभी क्या हुआ है, इस साल हिमाचल प्रदेश, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये प्री में बन जाएगा क्वेश्चन। अब अगर यहाँ पे रैंकिंग देखे जाए तो सबसे पहली रैंकिंग किसकी आई है, केरला की। और दूसरे नंबर पर कौन है, 2 स्टेट, तमिलनाडु एंड हिमाचल। यही है ना, तमिलनाडु और हिमाचल है। जयराम ने कई एक स्टेटमेंट में बोल दिया कि केरला क्यों फर्स्ट आया, कहता केरला का 1 पॉइंट और ऐड हो गया, कौन से वाला, लाइफ बिलो वाटर। कहता अगर हमारे भी नीचे होता सा सी तो हम भी टॉप में आते। कहता बाकी चीजों में, चाहे एजुकेशन है चाहे हेल्थ है, सब चीजों में क्या है, हम काफी हद तक आगे रह, किससे, केरला से भी। तो बट उनके 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 पास क्या हो गई, एक चीज और ऐड हो गई। मतलब वैसे बोली ये बात है ना, बट आपने कहीं लिखनी थोड़ी ना ऐसी बात, वैसे हमने ऐसे बोला है ना। तो फर्स्ट रैंक एक स्टेट को और सेकंड रैंक 2 स्टेट को। चलो जी, और पिछले साल जो स्कोर था वो कितना होगा, 5 पॉइंट लेस था, तो इस बार कितना स्कोर है अपना, 74। अब कुछ कुछ चीजों में हिमाचल की टॉप वो भी मिली है, और टॉप रैंकिंग मिली है। वो किस किस में, देखो कुछ और चीजें हैं। हिमाचल प्रदेश परफॉर्म बेटर एंड इट्स सिक्योर पोजीशन किसमें, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। याद रखनी आपने सारी बातें। ये हिमाचल प्रदेश की लोएस्ट स्कोर भी आया है, किसमें आया है, एसडीजी 0 हंगर। अब देखो ना, याद रखना यहाँ बात की परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज क्या होगा, क्योंकि हिमाचल की कंडीशन थोड़ी पहले बेहतर कंडीशन है, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज करेगा, कमी करेगा ना। जैसे मैं आपको बताऊंगा एक बात, कि अगर हम बोले कि एजुकेशन केरला में बहुत बढ़िया है, बिहार में थोड़ी सी कम है, तो अगर इंक्रीज देखेगा ना नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल एक साल के अंदर, किसका ज्यादा दिखेगा, बिहार का। तो कुछ हद तक हिमाचल में थोड़ा इस तरह से दिखता है कि भाई इसमें एक जगह लिखा है परफॉर्मेंस इन परसेंटेज, है ना। तो किस में परफॉर्मेंस दिख लिया, एक तो 0 हंगर में कम रहा है। और अब देखो ना, इसमें ना प्री के लिए क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन की डाल दी स्टेटमेंट, है ना, कि इनमें से कौन कौन से था जिसमें हिमाचल की जो परफॉर्मेंस है वो
डाउन रही है। और 7 इंडिकेटर आउट ऑफ विच हिमाचल प्रदेश हैज लोअर परफॉर्मेंस, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज, अंडरवेट, चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स, कौन से स्टंटेड, स्टंटेड ग्रोथ दो होते हैं ना, एक स्टंटेड और एक होते हैं वेस्टेड ग्रोथ। हाँ, स्टंटेड क्या है, हाइट का कंपैरिजन किसके साथ, एज, यही होता है ना, एज के अकॉर्डिंगली क्या है, हाइट का कम रहना। और वेस्टेड में क्या होता है, और हाइट के हिसाब से वेट कम होना। जिसको नहीं पता वो चाहे लिख लो साइड में ये बात। स्टंटेड में क्या है, एज और हाइट, एज है 10 साल और हाइट है 5 साल वाले बच्चे की, एज और हाइट। और वेस्टेड में क्या होगा, हाइट और वेट, हाइट प्रॉपर है पर वेट कितना उसका, 4 फुट वाला हाइट की। ठीक है जी बात। और साथ में क्या है, एनेमिक हो गया, परसेंटेज ऑफ एडोलेसेंट 10 to 19 ईयर, इसमें भी क्या है, एनीमिया पाया गया है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, प्लानिंग डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ इन द स्टेट। तो मेन डिपार्टमेंट कौन सा आ गया यहाँ पे, प्लानिंग, ये भी बनता है प्री के। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एक अपने किताब तैयार कर दी है जिसमें वो लिखता रहता है कि क्या क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या क्या हम अचीव कर रहा है। वो है दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसमें आपने याद रखना है क्या, दृष्टि, जो हिमाचल का वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सारा ये मतलब बताया जाता है, तो उसका नाम क्या है, दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030। तो प्री में क्वेश्चन भी आता है कि दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 किसके लिए है ना, तो वो किसके लिए, एसडीजी की जो जो हमारी पब्लिश्ड एक विजन डॉक्यूमेंट है। तो क्या ये पब्लिश्ड विजन डॉक्यूमेंट, तो जो हमने विजन रखा है 2030 तक के लिए, उसकी जो जो भी इसके अंदर अचीवमेंट होती रहती है वो किसमें ऐड होती रहती है, दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 के। The progress on 17 identified SDG indication is being monitored and is further being updated in every 3 year। 3 साल के बाद क्या होती है, अपडेट होती रहती है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी बड़ा अच्छा कीवर्ड होता है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग। अमर्त्य सेन ने इसको बड़ा फोकस किया हमेशा ही, सुना ना आपने नाम अमर्त्य सेन का, इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने हमेशा बोला कि इंडिया के लिए सबसे जरूरी क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग हर लेवल पे। अगर आपने गरीबी कम करनी है तो जो गरीब बच्चे हैं उनको कैपेबल बना दो, कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ दे दो, उनको एजुकेशन दे दो, ट्रेनिंग दे दो, और वही कैपेसिटी बिल्डिंग के क्या बनेगा बाद में, ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा। अब इस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो प्रोग्राम होगा वो कहाँ पे होगा, स्टेट अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, हाँ हिप्पा। तो अपेक्स इसको बोला गया कि सबसे महान ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, ये मिलती है, भगवान कर अगले साल आप उधर ही हो कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है जी, यही होती है ना, मशहूरों में है। तो और किसने, कौन करता है इसको, स्पॉन्सर्ड बाय इकोनॉमिक एंड स्टैटिक डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। तो स्पॉन्सर करने वाला डिपार्टमेंट कोई और है, और ट्रेनिंग होती है हिप्पा में, और इसका डेट नहीं पूछे कोई नहीं, इसलिए इसको याद नहीं रखना। ठीक है जी। अब स्टेट हैज शॉर्ट लिस्टेड 138 इंडिकेटर्स एंड टारगेट फॉर प्रमोटिंग एसडीजी, आउट ऑफ विच 12 हैव बीन अचीव्ड। 12 तो जी अचीव कर दिए, बहुत बढ़िया बात है ये तो। और 39 कब तक अचीव करना है, 22 तक, और 87 कब तक करना है, 30 तक। और ये जो 3 बातें बोली है, 12 अचीव कर चुके हैं, 39 अचीव करने हैं 22 तक, और 87 कब तक करना है, 30 तक। और ये रखो याद आप प्रीलिम्स के लिए फैक्ट, ये पक्के वाला फैक्ट है, ये बन सकता है। हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल होनी चाहिए इसमें। अब देखो ना, नेक्स्ट है एसडीजी एंड नोडल डिपार्टमेंट। कई बार देखो इसमें पता है क्या हो सकता है ना, वो आता है ना मैचिंग में क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। या तो क्वेश्चन बन जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता, कौन सा मैचिंग है। और देखो आपने ना 2-3 याद रखना है, जैसे ये पॉवर्टी वाला है, इसको कौन देखना है, रूरल डेवलपमेंट। और जीरो हंगर कौन देख रहा है, एग्रीकल्चर, क्योंकि हंगर का थोड़ा कभी लगता है ना कि एग्रीकल्चर के साथ लिंक होगा। तो 2 ये हो गया ना, ये 2 थोड़े ठीक ठाक से जिनको आपको याद रखना है। बाकी तो देखो लग रहा है ना, बता, हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ है, एजुकेशन एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी सोशल जस्टिस इंपावरमेंट है, क्लीन वाटर की जल शक्ति है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी कौन है, एमपीपी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड पावर। एमपीपी होता है मिनिस्ट्री ऑफ
पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड क्या था, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड प्रोडक्शन एंड पावर। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और देखेगा। सैनिटेशन, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, अर्बन डेवलपमेंट देखेगा इसको। सस्टेनेबल कंजप्शन, प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट वाला फॉरेस्ट, पीस एंड जस्टिस, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये कौन देखेगा, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री होती है सीएम के पास। और उसके बाद है जी डिसेंट वर्क एंड एजुकेशन ग्रोथ प्लानिंग के लिए। तो आपने क्या रखना है, एक तो ये प्लानिंग वाला याद रखना है, और ये पीस एंड जस्टिस वाला होम वाला है, और शुरू के 2 वाले बस, क्योंकि ये थोड़े से, बाकी तो पता चल ही जाता है क्या है ना। तो लास्ट में एक रीडिंग मार ले इसमें। अब है जी गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, ये आपके पेपर 2 में है, गवर्नेंस वाला पार्ट। देखो जी, गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट इन एक्शन मोड, जब सरकार पूरी तरह से कार्यरत है, जब काम कर रही है, वो क्या है, गवर्नेंस, है ना। और गवर्नेंस मिलती किसको है, बेनिफिट लोगों को, किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, उसकी फॉर्म मिलती है ना में गवर्नेंस, कि गुड है या बैड है। अब पब्लिक जो डिलीवरी में मिलती है, और उसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री, है ना, टाइम बाउंड मैनर में। देखो करप्शन भी नहीं है, टाइम बाउंड मैनर में भी है ना, और ट्रांसपेरेंसी भी है। बट एक चीज बड़ी जरूरी है, वो क्या है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो ये सारी जो गवर्नेंस है, तो इसके बेस पर क्या निकलती है यहाँ पे, नेशनल लेवल पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है जी, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और देखो अब क्या कर रखा है, अलग अलग से बांट रखा है। हिमाचल की जो ग्रुपिंग किसके साथ कर रखी है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स। तो हिमाचल की जो रैंकिंग देखी जाती है किसके साथ देखी जाती है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स, है ना। तो देखो अब पीछे अगर अगर हम ओवरऑल देखते हैं ना रैंकिंग, पूरी नॉर्थ ईस्ट एंड, देखो जैसे मान लो कहीं एग्रीकल्चर में कोई अच्छा कर रहा है, हेल्थ में कोई अच्छा कर रहा है, बट अगर ओवरऑल देखे तो हिमाचल की हमेशा रैंकिंग ऊपर रहती है, किस पे, नॉर्थ ईस्ट प्लस हिली स्टेट्स में, है ना। और इसी के चलते चलते जब हिमाचल सरकार को बार बार अवार्ड मिलते रहे इस चीज के, तो हिमाचल इतना वो खुश हुए इस चीज से, तो उसने बोला हम एक काम करते हैं, अपनी स्टेट में जाके अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं। अब जैसे हम नेशनल लेवल पर होती है ना स्टेट्स की, अब इसने क्या बोल दिया सरकार ने हमारी, कि हम एक काम करते हैं, जो हमारी खुद की डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे भी हम ऐसे ही कॉम्पिटिशन बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा ये, जैसे हमने पढ़ा ना कॉम्पिटिटिव एंड कॉपरेटिव फेडरलिज्म, तो वैसे क्या बन जाएगा यहाँ पे, कंपटीशन वाली कौन सी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छी बात है ना ये। तो ये भी हिमाचल में इस चीज के लिए भी क्या एक रोल मॉडल है बहुत सारी स्टेट्स के लिए। मेरा जी बात देखो ना, हिमाचल की जब ऐसी ऐसी बातें पढ़ते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे बहुत सारी चीजों में क्या होता है, हिमाचल गवर्नेंस में काफी आगे रहता है ना। जैसे अभी भी देखोगे आप, जैसे इंडिया की पहली डिजिटल कैबिनेट बन गया, और पहली वो क्या बोलते हैं, जो प्रीमाइसेस है गवर्नमेंट के, वो स्मोक फ्री बन गया, है ना। फिर भी बीड़ी तो बहुत पीता है हिमाचल में, है ना। और क्या बना है, कार्बन कार्बन ट्रेडिंग समझते हो ना आप, कि अगर मान ओपन डेफिकेशन हो गया, कार्बन ट्रेडिंग हो गया, है ना। अभी क्या, कार्बन ट्रेडिंग भी होता है एक, उसमें भी हिमाचल देखो ना एक बारी, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे एक क्वेश्चन आया था ना, जैसे बता रहा था मैं, रेवेन्यू के नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसोर्सेज, उसमें को याद है, तो मैंने ये पॉइंट लिखा था, हिमाचल पहली स्टेट बना है, लीडिंग बनी है किसमें, कार्बन ट्रेडिंग में। पता क्या होता है कार्बन ट्रेडिंग का ना, जैसे जो पहले क्योटो प्रोटोकॉल था ना, क्योटो प्रोटोकॉल में देखो शुरू में क्या बोला था, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन कॉमन गोल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गोल क्या है, कॉमन है, पर उसको कम करना, उसको ओवरकम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट है। बट उसमें एक काम और बोल दिया कि जो डेवलप कंट्री है ना, वो कैसे हेल्प करेगी, कि कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट दिया उन्होंने एक, कुछ ये देखो ना, जैसे जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, ये 2 बिल्डिंग्स है ना, ये 2 बिल्डिंग्स है, और इनको बोल दे कि
मान लो 100 यूनिट सीए क्या कर सकता है, CO2 एमिशन कर सकता है। 100 यूनिट कौन कर सकता है, दूसरी कर सकती है, इतना इनको अलाउ कर दिया गया है, ऐसे बता रहा हूं। अब इसमें क्या कर दिया कि अब इसके अंदर मान लो 100 एम्प्लॉय आते हैं इस बिल्डिंग में, 100 एम्प्लॉय बिल्डिंग में आते हैं। तो इन 100 ने क्या कर दिया, ये 100 आते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में आते हैं, बाइक्स पे आते हैं। अब इन इधर वाले लोगों ने क्या कर दिया, इन्होंने अब कंपल्सरी कर दिया सबके सबके इसमें आ गया साइकिल पे। अब क्या हो गया, ये तो 100 का 100 बेच रहा है, वो तो एमिशन कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा है। अब इसको जो 100 का टारगेट मिला था ना कि 100 आप कर सकते हो, वो क्या कर देगा, हो सकता है इसी को बेच ले, इसको बोले कि एक काम करो, आप मेरे बदले भी 100 एमिशन कर लो, बट बदले में क्या लूंगा मैं, इसके पैसे लूंगा। समझ गए ना बात, तो उसको क्या बोलेगा हम, कार्बन ट्रेडिंग। तो ये भी एक मोटिवेट करने का तरीका है, समझ आ गया पीछे आपको। देखो कार्बन ट्रेडिंग का फिर से बताता हूं कि जैसे मान लो यूएसए है, यूएसए जब भी अपने अपनी अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाता है ना, तो उसको मान लो उसको चाहिए कम से कम 100 यूनिट उसने क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन करना है। ठीक है जी बात। और नेपाल भी छोटी स्टेट है, नेपाल को भी क्या करना है, 100 करना है। ठीक है ना। अब यहां पे क्या करेगी, यूएसए एक बात बोलता है, आप एक काम करो, नेपाल को बोलेगा आपके बदले में मैं ही करूंगा, आपके बदले में क्या करूंगा, मैं ही करूंगा। तो अब यूएसए कितना कर रहा है, 200, 100 अपने और 100 किसकी, नेपाल की। अब नेपाल को क्या बेनिफिट मिला इससे, नेपाल को क्या कर देगा, नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट लगा लेगा, मान लो विंड एनर्जी का। वो बोलता है कि जो आपने कोयले से एनर्जी निकालनी थी ना, वो छोड़ो आप, उस कोयले की एनर्जी, उसके बदले जो एमिशन होना था वो मैं करूंगा, बट बदले में आपको क्या दे रहा हूं मैं, रिन्यूएबल एनर्जी का एक प्लांट लगा के। तो नेपाल को बेनिफिट हो गया, तो नेपाल को जो उसी क्या मिल गई, कॉस्ट। समझ गया ना बात। तो इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ये बात आई थी कि क्या कर दो, कार्बन ट्रेडिंग। तो जो डेवलप कंट्री है ना, वो किसको हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी डेवलपिंग कंट्री को। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाएगा कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या लगेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के जो है प्लांट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस केस में अब देखोगे ना, हिमाचल भी एक ऐसी स्टेट बना है जिसने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, कार्बन ट्रेडिंग। तो अगर आपको देखो ना, अगर माइंड में क्लिक कर गया ना आंसर, तो मेरे को याद है जब मैं उस टाइम मेंस लिख रहा था, तो उस टाइम आया था ना क्वेश्चन कि नॉन टैक्स रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, तो उसमें ये भी पॉइंट बनता है क्या, हिमाचल क्या करता है, कार्बन ट्रेडिंग, उससे भी क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है ना अपने लिए। तो अगर कहीं पढ़ा है आपने करंट में, तो आप लिख सकते हो इस चीजों को। ठीक है ना। तो यही मैं बता रहा था। तो इस चीज में क्या है कि बहुत सारी चीज ऐसी है हिमाचल की जो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। ऑनलाइन वाला सिस्टम भी बड़ा सही है, देखो ना, अब तो सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है हिमाचल में, है ना। अभी आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिल रहा ऑनलाइन, वो फिर डिफरेंट इशू है। व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री के लिए प्रॉफिट ये है ना, क्योंकि डेवलप कंट्री क्या होती है, उनको उनके पास बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एमिशन करने की, तो उनके ऊपर उनको क्या कर देगी, दूसरे खरीद लेगी, उसको कर लेगी, है ना। तो ये प्रॉफिट है उनको। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हिमाचल पहली स्टेट बनने वाला है उसको क्या इम्प्लीमेंट करने वाला। कर्नाटक बन गया नहीं, वैसे तो शायद हिमाचल ही बोल रहे अभी तक। तो यही फर्क है ना, पिछले पिछले साल वाले जो सर बोलते थे ना, उसमें एक अलग से पेज आता है इस चीज का, जिसमें सारी बातें बताई हुई थी, इस बार नहीं बताई मैंने। तो गुड गवर्नेंस में क्या है, 10 गवर्नमेंट सेक्टर को आइडेंटिफाई किया हुआ है और 58 कैश के इंडिकेटर्स। अब सारे तो सबको तो नहीं देखते ना जब इंडेक्सिंग होती है, तो कितने हैं इसमें, 10, ये भी प्री का क्वेश्चन बनता है। तो कौन निकालता है इसको, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अमित शाह जी इसकी रिलीज करते हैं, वो क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। और प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो ये दोनों बात याद रखनी, कौन इसको तैयार करता है, कौन इसको पब्लिश करता है, और कब पब्लिश करता है, 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को किसका जन्म दिवस होता है, अटल बिहारी का, और जिसको क्या बनाते हैं हम, गुड गवर्नेंस डे। चलो जी, ये तो आपको पता है। गुड गवर्नेंस इज द की कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट फोकस ऑन द मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये भी मोदी का नारा है। क्या मतलब है उसका, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मैंने बताया था गवर्नमेंट का एक्शन क्या हुआ, गवर्नेंस। जब तक वो गवर्नमेंट है ना,
तो वो गवर्नमेंट ही है। जब वो काम करेगी तो क्या हो जाएगी, गवर्नेंस। तो ये क्या बोलते हैं कि हमको गवर्नमेंट कम रहना है, मतलब गवर्नमेंट कम रहना है, हमें एक्शन में ज्यादा रहना है। तो क्या ये मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम गवर्नेंस कब आएगी, कब दिखेगा हमें? देखो यही बात है, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, सिलेबस में लिखा हुआ आपके ये, ठीक है ना। और साथ में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, साथ में क्या चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। और उससे बड़ी बात क्या है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। और देखो हिमाचल प्रदेश संकल्प हेल्पलाइन, लगता है ना पता। अब सीधी सीधा सीधा किसके ऊपर विश्वास चल जाता है आपको, सीएम के साथ। तो सीएम के साथ मेरी बात हो गया, पर होती तो उनके स्टाफ से होती है ना। और जनमंच, जब आपके आपके एरिया में जनमंच होगा तो आप सीधा कहाँ पहुंचोगे, जनमंच में अपने क्षेत्र में कौन होगा, मिनिस्टर होगा, क्योंकि जो उसकी चेयरमैनशिप होती है किसकी होती है, मिनिस्टर की होती है ना। दूसरी जगह मिनिस्टर तो कोई भी हो, सब ऐसा तो नहीं मिनिस्टर उसी एरिया का होना चाहिए, कहीं से भी जा सकता है, एमएलए जाता है ना। हाँ जी, प्रशासन किसके द्वार, जनता के द्वार, ठीक है जी, प्रशासन जनता के द्वार। अब बताओ जनता के दरवाजे पे आ गया कौन, प्रशासन, है ना। और वो भी क्या, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए। तो अगर ऐसा होगा तो ही तो क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम गवर्नेंस। अगर पूरा तंत्र कहाँ बैठा रहेगा, वहीं जहाँ उनके ऑफिस है अपने उधर बैठा रहेगा, तो क्या होगा वो, मैक्सिमम गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस वाला पार्ट ना बड़ा अच्छा है पढ़ने के लिए, तो आप इसको ना ऐसा समझते रहो, और ये जो एग्जांपल है इसको अप्लाई करते रहो, है ना। तो सेकंड पेपर का आपका काफी हद तक यहाँ पे हो जाएगा। हिमाचल पोजीशन गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या है, और देखो जी, पब्लिक इंफ्रा यूटिलिटी एंड सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट रैंक्ड फर्स्ट अमंग नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट। तो कई बार ये भी देखना कि ग्रुपिंग किसके साथ है हमारी, नॉर्थ ईस्ट प्लस हिल स्टेट। तो किस किस में फर्स्ट आया है, पब्लिक इंफ्रा, ठीक है जी, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बात है जी ये। और उसके बाद है जी, हिमाचल प्रदेश आल्सो शोड अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटी इन एग्रीकल्चर एंड राइट सेक्टर, हिमाचल प्रदेश रैंक 8। अब देखो जी, अब ये आपकी किस्मत की बात है, आपको कितना रट्टा लगता है इस पे। एग्रीकल्चर एंड अलाइड में कितनी पोजीशन है, 8। कॉमर्स इंडस्ट्री सेक्टर में कितनी है, 2। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कितनी है, फर्स्ट। अब ये फर्स्ट तो आप पूरी याद कर दो ना, ये तो आनी पेपर में एक। और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में कितनी है, 6। पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटी में भी कितनी है, फर्स्ट। और इकोनॉमिक गवर्नेंस सेक्टर कितनी है, 6। इसको इसको छोड़ सकते हो, मतलब रखनी तो याद है, तो आपने उस टाइम रिवाइज करनी है ये। और सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट भी, ये सेकंड वाला भी आपको याद रहनी चाहिए ज्यादातर। और जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी सेक्टर में भी थर्ड है। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में कितनी है, थर्ड है। और उसके बाद है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस सेक्टर, सिटीजन सेंट्रिक में कितना है, फोर्थ। और अगर देखो कंपोजिट रैंकिंग देखेगा हमारी तो कितनी है, फर्स्ट। अगर सबको अगर पूरा करके देखे तो फर्स्ट रैंक में कौन आएगा। अब नेक्स्ट है जी, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो इसके लिए हिमाचल क्या हो सकता है, एक रोल मॉडल हो सकता है सर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला पार्ट क्या होता है कि देखो, जब जैसे जैसे आदमी पैदा हो गया ना, उसके बाद क्या देते हैं हम उसको, बेसिक एजुकेशन। तो अभी बेसिक आज तो इतना कुछ हो गया ना कि बेसिक एजुकेशन तो पार्ट मानते ही नहीं है कि ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है। उसके ऊपर बेसिक एजुकेशन के बाद क्या गया, स्किल्ड, है ना। अब देखो जैसे मान लो एक बात बताओ, बेसिक एजुकेशन सबके पास है यहाँ पे, कोई पीएचडी करके बैठा होगा, कोई ग्रेजुएट होकर बैठा होगा, फिर भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो उसको असल में ह्यूमन रिसोर्स कब बताएगा, जब वो क्या होगा, प्रॉपरली स्किल्ड होगा, है ना। उसके अंदर अब तो और भी सारी बड़ी बड़ी सारी चीजें आने लगी है उसके अंदर ना, जैसे सॉफ्ट स्किल हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया,
है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट जॉब के कुछ और पैरामीटर्स है ना, जैसे मान लो कि प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर है, वो उसके लिए तो ह्यूमन रिसोर्स के पैरामीटर कुछ और भी है। अब वो जरूरत नहीं कि आपकी डिग्री ही देखेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, वो तो कुछ और भी देखते होते हैं लोग, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसका एक बड़ा लिमिटेड जोन है एजुकेशन की हम बात करें। एजुकेशन तो बड़ा बेसिक हो गया है, इसको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे अब इसको नहीं मानते। अभी इससे जो ऊपर वाली चीज है ना, वो आती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, है ना। तो इसीलिए सरकार, अब आपने देखो ना, कभी वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलता है, कई बार कुछ चलाती रहती है सरकार, तो किसके लिए होता है वो सारा? स्किल्ड, उसके लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने लेवल पे खुद ट्रेनिंग देती है ना। एक शब्द है ना, लैंड टू लैब, क्या मतलब है उसका? हाँ, कनेक्ट करना है ना। देखो, जो लेबोरेटरी में पढ़ाया लिखाया जाता है ना, उसकी एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए? लैंड में। अब पता चले कि एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर आया आदमी, बट वो कहाँ पढ़ा है? लैब में पढ़ा है। अब वो पुरानी चीजें पढ़ता रहा। असल में आज किस पे फोकस किया जा रहा है कि उसको कहाँ पे लेकर जाए? फील्ड में। फील्ड में देखोगे क्या प्रॉब्लम चल रही है, और जो वो फील्ड से निकालता है ना चीजों को, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, किसके? लैब में जाके, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अब इस लेवल की है, तो अकेली अकेले से नहीं बनती बात, है ना। और इसीलिए देखो ना, जैसे अगर अगर एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो भी किस तरह से होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, तो ही बात बनेगी ना। पर हमारे सिस्टम में अभी भी क्या प्रॉब्लम है? अभी वही वही दिक्कत है ना, कि मार्क्स कितने आते हैं, कितने नंबर आते हैं। वैसे अगर अगर देखो, आप भी बात सोचती होगे, क्योंकि मेरे को तो लगता है ना, एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? कि ऐसे कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए ना उसको, उसके लिए कि आगे इंसान जीने के काम आ जाए उसके, है ना। और देखो, जैसे हमारी हमारी एजुकेशन सिस्टम है, कोई सिखाता है यहाँ पे स्विमिंग भी करनी है? कोई नहीं सिखाता। और अगर देखे के बाद में क्या हो सकता है, ये बड़ी एसेंशियल चीज है, स्पोर्ट्स है, स्विमिंग है ना। और उसकी 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 बोलने के क्या तरीके हैं, कॉन्फिडेंस है, टीम वर्क है, ऐसा तो कुछ सिखाते ही नहीं स्कूल में, है ना। स्कूल में सीधा सिखाते कहते हैं ना रैंक वन आना है। अब जो जिस बंदे के दिमाग में सीधा डाल देखते हैं ना रैंक वन आया, कभी उसके मन में आती है टीम वर्क की भावना? कभी नहीं आती। कभी वो सोच सकता है कि मेरे को जिंदगी में क्या पता बड़े होकर मुझे स्विमिंग की जरूरत पड़े, है ना, मुझे तो स्विमिंग सीखनी चाहिए, है ना, कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स सीखने चाहिए। तो ये ना, और जैसे बाहर दुनिया की एजुकेशन थोड़ी किस पे बात करती है, क्योंकि जो लाइफ में चीजें काम आएगी, है ना। बट प्रॉब्लम ये भी है, सच्चाई ये भी है हिंदुस्तान की, यहाँ पे फिर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहां पे, वहां इसलिए लोगों के पास ही कुछ करने को, क्योंकि काम की तो सेफ्टी पूरी है, काम तो मिलना ही मिलना है। जैसे ही जब जब चाहेगा इंसान उसको काम मिलेगा। बट इंडिया पे तो नहीं मिलेगा। अगर इंडिया बोलेगा मैं, मेरे को स्विमिंग भी आती है ना, मैं एक डांग से कूदता भी नीचे को, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजों से तो नहीं बनेगी बात यहाँ पे। तो धीरे धीरे ये चीजें हो सकती है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है ना, ये बहुत बड़ा वो है, एक सब्जेक्ट है ये। क्लियर है जी बात? चलो जी, अब नेक्स्ट क्या है? तो इसके अंदर अब देखो, पहले 7 थीम, 8 फोकस सब्जेक्ट एंड 17 इंडिकेटर्स थे, बट अब क्या करें, इसको रिवाइज करके कितना हो गया है? 7 थीम्स, 19 focus subject and 75 indicators. The idea of DGGI arose when Himachal Pradesh ranked first किसमें? amongst 12 small state, छोटी छोटी स्टेटों में बादशाह बना रहता है हिमाचल। तो कितनी बार जीता? रैंक 1, 16, 17, 18, 19। फिर जाके क्या हुआ, और कौन देता है इस अवार्ड को? पब्लिक अफेयर इंडेक्स बाय पब्लिक अफेयर सेंटर। कहाँ पे? ये बेंगलुरु में। ये भी आपने याद रखना है। तो इसलिए बजट 2021 में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या बोला? अनाउंस्ड टू टेक अप द एक्सरसाइज ऑफ असेसमेंट ऑफ द गवर्नेंस एट सब स्टेट लेवल एंड प्रपोज द अवार्ड। साहब ने बोला कि हम क्या देंगे? 3 अवार्ड देंगे। जिस जिस डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट रैंक आएगी उसको 50 लाख, सेकंड को 35 लाख और थर्ड को 25 लाख। अब इससे क्या बढ़ेगा? कंपटीशन। ठीक है जी। अब बताओ जी, सबसे पहली स्टेट कौन सी है? इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए क्या करना, हमने दोनों याद रखना। ये हिमाचल वालों के कौन रहता है, ये कई बार पिछले वाला पूछ लेते हैं, पिछले वाला स्टेट। हमीरपुर अभी कितना है? रैंक 1। पिछले साल कितना था? 3। फिर आ गया बिलासपुर। देखो दोनों नाम ठीक लगते हैं याद करने में, हमीरपुर एंड बिलासपुर। फिर 3 में है कुल्लू,
मंडी, शिमला, और सबसे लास्ट में कौन है? लाहौल स्पीति एंड चंबा। अब बताओ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है फिर? लाहौल स्पीति में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? एक तो पॉपुलेशन कम है ना, ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, और ज्यादातर टाइम क्या रहती है वहाँ पे, जैसे कभी बर्फ पड़ गई, स्नोफॉल ही हो गया, तो इसलिए उधर वो कटा फटा रहता है। तो ये है जी यहाँ पे 2 स्टेट, और किन्नौर भी। तो अब देखो तीनों ट्राइबल स्टेट ये, और एक कौन सी है? सिरमौर। तो 4, देखो 3 तो रखना आपने कैसे याद? ट्राइबल स्टेट डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर, चंबा एंड लाहौल स्पीति, और उसके ऊपर कौन? सिरमौर। सिरमौर की दोस्त कौन है? सोलन, ठीक है ना। बाकी छोड़ दो, बीच वाले देख लेना। अब पूछने का तो कुछ ही पूछ सकता है, बट आपको थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन होगा ना, अगर आपको शुरू के 3 पता होगे और लास्ट के 4 पता होगे, तो बाकी तो आप एलिमिनेट कर भी सकते हो, है ना। तो ये देखना जी। अब एक है जी स्टेटस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये क्या होता है? पहले पहले जमाने में क्या था, हमेशा किसे फोकस किया जाता था? ग्रोथ पे। जैसे देखो ना, शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रोथ कई बार क्या लेके आती है? इन्फ्लेशन। कई बार नहीं, बहुत बारी, है ना। ग्रोथ जितनी बढ़ेगी तो ग्रोथ क्या लेके आएगी? इन्फ्लेशन। क्योंकि ग्रोथ से क्या बढ़ेगी? डिमांड। और अगर वो डिमांड डोमेस्टिक लेवल पर पूरी नहीं हो रही है तो क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट, है ना। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि मनरेगा से भी क्या आई थी? इन्फ्लेशन आई थी, क्योंकि मनरेगा ने क्या बढ़ाई थी? डिमांड किसकी? फूड की। अगर एकदम से इंडिया में इतनी ज्यादा ग्रोथ लिया है कि इतने सारे एयरपोर्ट्स बनाने हैं, इतने सारे सड़कें बनानी है, उसके लिए क्या हो जाएगा? यह तो ग्रोथ वाला पार्ट है, वो सब लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हो जाएंगे, सबको काम काम मिल जाएगा। तो अगर सब लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, सबकी कैपेसिटी बढ़ेगी, पेइंग कैपेसिटी, और पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो सबको खाने को चाहिए। अब हो सकता है उतना नहीं हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और दूसरा जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, है ना। तो उससे क्या आती है? इन्फ्लेशन। तो उस इन्फ्लेशन, अब उस ग्रोथ से देखो ना, एक सेक्शन को तो बेनिफिट मिल जाएगा दूसरा सेक्शन क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। तो फिर आगे जाके क्या हुआ? एक नया कंसेप्ट दिया, क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो फिर किससे बात होने लगी? डेवलपमेंट पे। किसने दिया वैसे कंसेप्ट? महबूब उलक, हाँ, और साथ में कौन थे? अमर्त्य सेन। तो इन्होंने किस पे बात की? उन्होंने बोला कि देखो, ग्रोथ ग्रोथ की अगर बात करोगे ना, तो उससे लोगों को क्या ही बेनिफिट हो जाएगा। तो हमें किससे लड़ना है? जैसे हमने ऊपर बोला ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके लिए किस पे बात करनी है? डेवलपमेंट पे। अब हो सकता है कि अब हो सकता है, क्या हो सकता है कि ग्रोथ हमारी होगी 8%, एजुकेशन रेट अभी उतना ही है, हेल्थ अभी उतनी है, ग्रोथ होगी 12%, फिर उतनी है। तो आज की डेट से जो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? इंक्लूसिव ग्रोथ, जो सबको क्या करे? इंक्लूड करे। और क्या होनी चाहिए? सस्टेनेबल ग्रोथ। और बेनिफिट किसको मिलने चाहिए? सभी को। तो अब किस पे फोकस होने लग गया? डेवलपमेंट पे। तो जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला, इसको फिर यूएनओ ने एक्सेप्ट कर लिया। कौन इसको रिलीज करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो अब इसमें देखो 3 इंडिकेटर्स है इसके। क्या क्या है? सबसे सबसे पहले क्या देखना है हमने? कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट बर्थ, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा समझ लो कि बर्थ के टाइम ही एज्यूम कर दिया जाएगा कि इस कंट्री में ये आदमी कितना जी सकता है। यही होता है ना। अब जैसे मान लो कुछ अफ्रीकन कंट्री है, वहां का तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 35-35, 40-40 साल भी है ना। बट पता कब लगने लग जाता है? बर्थ में। जैसे मान लो इंडिया से पोलियो हट गया, तो जब बच्चा पैदा होगा ना, तो एक बात तो पक्की हो गई कि इसको पोलियो नहीं होगा। तो क्या उम्मीद बढ़ गई इसकी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो बड़ी सारी चीज ऐसी होती है, जब वो हटती जाती है ना, तो क्या बढ़ेगी? उसकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो जिन जिन कंट्री में भी ऐसी डिजीज है, तो वहां पे क्या होगा? थोड़ा कम होगा। तो लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। और दूसरा क्या था? एजुकेशन।
उससे क्या देखते हैं हम, लिटरेसी, है ना, लिटरेसी की बात करते हैं, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अभी नहीं पढ़ोगे आपको। और तीसरा क्या था, पर कैपिटा। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसे पता चल जाता है कि उन लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो अब देखो ये बहुत समय तक 2013 तक चलता रहा ऐसे ही, कि इसी के बेस पर हम क्या निकाल रहे हैं, रैंकिंग निकाल रहे हैं कि एचडीआई में किसकी रैंकिंग बढ़िया है ना। तो एचडीआई से क्या था कि रियल पिक्चर पता नहीं चल रही थी। अब जैसे मान लो लिटरेसी रेट है, अब लिटरेसी रेट में क्या हो गया, एक बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ली, है ना, और स्कूल जाता नहीं हो, पेपर दिया, पास हुआ, क्वालिटी कोई चेक नहीं करी, तो कहां तक चले गई उसकी, हो गया +2, हो पास कर गया ना। बट उस +2 के बच्चे को अभी तक 6th का भी पढ़ना नहीं आ रहा है और उसकी अटेंडेंस कम है। तो अब क्या होगा, वो एक तरफ से मैं क्या मानेगा, मैं उसको लिटरेट मानेगा ना, क्या उसको वो लिटरेसी उसको कैपेबल बना रही है कि वो सरवाइव कर पाए जीवन में, नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा ना, थोड़ी सी जो हमें डाटा मिल रहा है ना क्लियर नहीं है फिर। अब उसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बड़ी सारी चीजें देखी जाती है, और हेल्थ की बात करेंगे हम, अलग 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 से देखेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड, अब लिविंग स्टैंडर्ड के लिए पर कैपिटा इनकम तो हमने चलो मान लो चेक कर ली कितनी है, बट उस पर कैपिटा के अंदर अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। क्या लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या उसके पास रहने के लिए एक फ्लोर है, छत है, फ्लोर है, और उसके घर के अंदर पानी पानी आता है, और उसके घर के अंदर गैस की कनेक्शन है, समझ गई बात। तो अब देखो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, वो किसकी बात करता है, 3 बातें करता है, और उन तीनों से हमें रियल पिक्चर मिलती नहीं है। अब इंटरनेशनल लेवल पर क्या बात होने लगी कि इस समय क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है, और हमें कुछ ऐसे नए इंडिकेटर फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिससे हमें रियल पिक्चर मिलेगी। और देखो अब क्या करा, अगर आप इसको गौर से देखोगे, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अब मल्टी डायमेंशनल क्या अप्रोच हुई कि आपने सारी चीजें देखनी है जो एक आदमी की डेवलपमेंट के साथ जुड़ी होती है। अब देखो एक आदमी के पास सब कुछ है, बट उस आदमी उस घर के पास क्या नहीं है, वो क्या कहते हैं, ओपन डेफिकेशन वाला सिस्टम है। तो जहां पे ओपन डेफिकेशन वाला है, तो उसके पास सब कुछ होने के बाद भी क्या है, उसकी उसकी जो ग्रोथ है वो तो है ही नहीं, मेंटल ग्रोथ, है ना, वो तो परेशान ही रह गए वो वाले लोग। तो इसका मतलब है कि कुछ कुछ एक एक सारे डायमेंशन तो ठीक है, बट एक डायमेंशन क्या है वहां पे लैक कर रहा है। तो इसलिए एचडीआई क्या करता था, 3 पॉइंट्स देखता, सिर्फ 3 पॉइंट्स, बट वो मल्टी डायमेंशनल था नहीं। बट उसी चीज को क्या करना कर दिया, मल्टी डायमेंशनल बना दिया, इन तीनों के आगे सब पार्ट बना दिए, ताकि हम सबको ही एक एक करके चेक कर दे, है ना। और इसको भी कौन निकालता है, यूएनडीपी। तो ऐसा समझ लो कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, उसका एक हायर वर्जन है ये, जो हमें क्या देता है, एक रियल पिक्चर। अब देखो इसी पिक्चर से तुम्हें पता लगेगा आगे कि वहां पे गुड गवर्नेंस है या नहीं है ना, और उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया है नहीं किया है, रैंकिंग बनी है कि नहीं बनी है। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सब कुछ थोड़ी नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत सारे गोल्स को स्टडी करने के लिए हमें कहाँ की रैंकिंग देखनी पड़ेगी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना। और क्लाइमेट चेंज की बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, वहां पे कौन सी रैंकिंग देखनी पड़ेगी हमें, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक है ना, यूएनडीपी क्या है उसमें के अंदर, आईएनडीसी, आईएनडीसी है ना, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। जब हम आईएनडीसी देखेंगे ना, आईएनडीसी देखेंगे, हर एक देश का अपना आईएनडीसी है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। देखो कर तो रहे किसके लिए, हम अपने नेशन के लिए, बट उसे कंट्रीब्यूट किसके लिए हो रहा है, ग्लोब के लिए। अब जैसे मान लो इंडिया ने एक टारगेट रखा हुआ है कार्बन सिंक का, कार्बन सिंक समझते हो आप, कार्बन सिंक में क्या करेगा, हम फॉरेस्ट बढ़ाएंगे, अपना फॉरेस्ट बहुत ज्यादा करेंगे, ताकि वो क्या क्या रोल प्ले करेगा, कार्बन सिंक का करेगा। तो कार्बन सिंक किसके लिए कर रहे हैं हम, अपने अपने देश के लिए बना रहे हैं हम क्या, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को बनाने का मतलब क्या हुआ, किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है फिर ये, पूरी दुनिया के लिए, है ना। तो जैसे इंडिया ने टारगेट रखा हुआ है कि 2023 तक हमारी जो एनर्जी होगी करीब करीब 40% किससे निकलेगी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से निकलेगी, वो भी किसके लिए, अपने लिए है, बट उसका बेनिफिट किसको मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है
उसकी बहुत सारी जो डाटा है वो कहाँ से मिलेगा, आईएनडीसी वाले से मिलेगा, और उसी तरह से यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से मिलेगा। समझ गया ना बात। तो एचडीआई और ये, अब ये मैं इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में ये सारी चीजें दी हुई है ना, तो आपको समझ नहीं है। तो अब देखो एमपीआई डिजाइन टू कीपिंग इन व्यू क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। एक गोल क्या में रिजल्ट कहाँ मिलेगा, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2000 में निकला था, 2013 के बाद स्टार्ट हुआ था ये, और इसको निकालता भी कौन है, यूएनडीपी ही निकालता है उसको। अब ये क्या बात करता है, इट इज एंटरली विच स्टेट्स टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म है, फॉर्म एवरीवेयर। तो अगेन किसने इशू किया, यूएनडीपी ने, इन फ्लैगशिप एचआरडी सिंस 2010 के बाद है, मैं गलत बोल रहा हूँ, 13 नहीं है, 2010 के बाद है ये। अब देखो इसके अंदर देखना क्या है, इट कैप्चर ओवरलैपिंग डेप्रिवेशन इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। समझे बात। तो जो तीन थे ना, किसके किसके इंडिकेटर्स है ये तीन, एचडीआई के। और ये जो तीन है ना, इनकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, और जो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करता है। तो इसलिए इसने कितने निकाल दिया आगे, इसी के बेस पर, ऐसा समझ लो इसी के सब पार्ट्स है ये। कितने इंडिकेटर्स है इसके, 12। ये तो आपको जीएस में वैसे क्वेश्चन आता है। तो कितना इसके अंदर, 12। और देखो 12 में ना आप एक बात समझ लो, जैसे आपको ना याद करने का तरीका ये है, सबसे पहले देखो किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बच्चों पे। क्योंकि असल में जो ह्यूमन रिसोर्स बनता है ना, कौन बनेगा, बच्चा बनेगा एक। और दूसरा, बच्चे का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, मदर के साथ, है ना। अगर मदर हेल्दी होगी ना, तो कौन हेल्दी होगा, बच्चा। ये भी बात समझ लो, एचडीआई का पार्ट है ये। तो पता ना विशियस साइकिल चलती है एक। इंडिया में जैसे कई बार हम बात करते हैं ना कि वुमेन की कंडीशन सही नहीं है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि किसकी, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मदर ने अगर खाना नहीं खाया सही से, है ना, उसको उसको अच्छे से प्रोटीन नहीं मिले, तो वही चीज किसको जाएगी आगे, बच्चे पे जाएगी। और बच्चा कैसा पैदा होगा फिर, मालनरिस्ट पैदा होगा, और गरीबी, उसको गरीबी रहेगी। और वो क्या लेके आएगा फिर, अर्ली चाइल्ड मैरिज लेके आएगा। अर्ली चाइल्ड मैरिज होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आगे वही कंडीशन बनती रहेगी। तो अब देखो, जो अगर मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं ना पावर्टी इंडेक्स में, तो आप दो चीजें याद रखना, एक कौन है, एक चाइल्ड, उसकी कितनी कितनी केयर होनी चाहिए उसकी, और दूसरा वुमेन। अब देखो जो इंडिया जैसी कंट्री है ना, वहां पे औरत को सबसे ज्यादा काम क्या करने पड़ता है। अब तो चलो गांव, अभी आप शहरों की बात ना करो, अपने घर की बात ना करें, जो गांव में या थोड़े दूर दराज इलाके में, उनको सबसे बड़ी चैलेंज किसकी होती है, एक तो होती है पानी की। अब तो जैसे जल जीवन मिशन के अंदर लगे नलके। दूसरा, औरत को क्या काम होता है, लकड़ी इकट्ठा करना, किसके लिए, है ना, आग जलाने के लिए। हिमाचल की औरतों को तो घास पिलाना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एक उसको और क्या चाहिए, उसको पानी हो गया, लकड़ी हो गया, उसके लिए क्या चाहिए, गैस कनेक्शन चाहिए। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वुमेन के लिए, डेफिकेशन। अगर ओपन डेफिकेशन हुआ, तो वहां पे क्या है, सोशल जस्टिस है ही नहीं है ना, चाहे जितना मर्जी एम्पावर्ड कंट्री हो। क्लियर है बात। तो अगर वो याद रहेगा ना आपको, दो बातें ना, तो आप निकाल दोगे इसका मतलब कि कौन कौन से इंडिकेटर है। देखो सबसे पहले देखो, पहले आप देखो सी वाला, सी में क्या लिखा हुआ है ना, एंटीनेटल क्या होता है, जब अभी मदर बूम में ही है बच्चा, है ना, उसका ध्यान तभी रखना चाहिए। तो उसका ध्यान का मतलब क्या हो, किसको हमने फीड कराना है, मदर को। तो पहली, सबसे पहले किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, मदर के ऊपर, तो ही हेल्दी रहेगा सिस्टम। उसके बाद आ जाओ आगे किस पे आप, न्यूट्रिशन मिल गया, ए। अब बच्चा पैदा होगा, मदर की भी, क्योंकि मदर ने फीड करवाना है, मदर की भी और बच्चे की भी क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशन। और उसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल गया, कहीं ड्रॉप आउट तो नहीं हो गया। और स्कूल में क्या चाहिए उसके पास, अटेंडेंस, है ना। अब उसके बाद क्या आएगा, चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड मोर्टेलिटी। फिर किस में एंटर हो गया वो, एक एडोलेसेंट एज में। अगर जितना, जब तक वो 5 साल 10 साल पूरी करेगा, तो उसे क्या पता लगेगा कि अब उसकी
अब वो उसकी कोई खतरा नहीं है उसकी। तो एडोलेसेंट एंड मोर्टलिटी लग गया ना पता। तो पहला क्या हो गया, प्रीनेटल वाला, उसके बाद न्यूट्रिशन, उसके बाद ईयर ऑफ स्कूलिंग, और उसके बाद ईयर के साथ क्या, ईयर ही नहीं काउंट करनी, क्या करने काउंट साथ में, अटेंडेंस, कितने उसने स्कूल में दिन लगाए हुए। उसके बाद एडोलेसेंट एंड मोर्टलिटी से वो ऊपर निकल गया। अब देखो औरत को क्या और चाहिए, कुकिंग फ्यूल, लकड़ी न लानी पड़े, सैनिटेशन बड़ा एसेंशियल पार्ट है, पानी, बिजली भी चाहिए, लाइट, घर भी चाहिए, है ना, और थोड़े से एसेट्स चाहिए घर के अंदर, है ना, घर घर वहाँ को सामान ही नहीं पड़ा हो, और बाद में माता का एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है जी, जनधन योजना के अंदर क्या बनेगा, अकाउंट खुल जाएगा। तो अगर आपको याद रहनी चाहिए अभी सारी चीज, क्योंकि इसका देखो ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के बड़े बड़े आसार है इसी में से जो मैंने बताया आपको। ये जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इसको, मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ आपको। तो इसमें से क्वेश्चन आता है और मेंस में ये लिखा हुआ है शब्द ये। ठीक है जी बात। अब नेक्स्ट है जी, इट कंपोनेंट इनकम पॉवर्टी मेजरमेंट बिकॉज इट मेजर्स द मेजर एंड कंपेयर द डेप्रिवेशन डायरेक्टली। अब यहाँ पे लिखा है एमपीआई क्या है, एच एंड ए। एच में क्या है, हेड काउंट्स, और ए में क्या है, इज द परसेंटेज ऑफ द वेटेज डेप्रिवेशन। देखो ना, अब हमने देखना है कि जो गरीब लोग, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है, उसमें एक में क्या निकालेगा हम, हेड काउंट निकालेगा ना, इतने परसेंट लोग किस में आ गया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। सारे जितने कितने फैक्ट कितने कितने इंडिकेटर्स के, 12, 12 के बेस पर क्या निकालेगा हम कि इतने लोग क्या है। अब यहाँ 12 जो प्रॉब्लम है, अब हो सकता है किसी हाउस होल्ड की 6 प्रॉब्लम हो, 6 उसकी ना प्रॉब्लम हो, तो इसमें क्या देनी पड़ेगी मैं, वेटेज। तो अब देखो दो तरह का डाटा बनेगा ना। एक तो कौन सा डाटा बन गया कि मान लो हिमाचल के अंदर इतने परसेंट पीपल क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आते हैं, डाउन आते हैं। एक तो बन गया ये डाटा। दूसरा क्या निकालेगा हम, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन से वाला, हाउसिंग। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स कौन सा, प्रीनेटल, है ना। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स कौन से वाला, न्यूट्रिशन वाला। समझ गया ना बात। एक में क्या हो रहा है, हेड काउंट, और एक में क्या हो रहा है, सोसाइटी को अलग अलग पार्ट में बांटे के अलग अलग पैरामीटर्स के द्वारा। क्लियर है बात। तो इस तरह से, तो इससे इससे क्या पता लग रहा है, देखो बेनिफिट क्या हुआ इससे। इससे ना मैं रियल पिक्चर पता चल रही है। अब रियल पिक्चर कैसे पता चलेगी, हमने ये देखा कि मान लो एक जगह की 100 पॉपुलेशन है। देखो ना, जो ये डाटा होता है ना, कहाँ कहाँ आता है हमें, ये आता है पॉलिसी मेकिंग में। तभी तो सरकार पॉलिसी बनाती है आगे, इसी को तो प्लानिंग बोलते हैं बाद में। ये प्लानिंग बन जाती है, पॉलिसी बन जाती है। और देखो एक जगह 100 लोग रहते हैं, अब उन 100 में हमने मोटा मोटा निकाला कि इसका जो 30% जो पॉपुलेशन है ना, वो क्या है, उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है। पूरा इंडेक्स हमें मिला, उनकी हालत ठीक नहीं है। अब उसमें से आगे क्या करेगा हम, फर्दर फर्दर हम बांटेंगे। इन 30 में से 5 लोग इसमें सही नहीं है एजुकेशन में। अब सोसाइटी का मैं ये भी लगेगा पता कौन सा ग्रुप ऐसा सोसाइटी का। अब उसमें से हम देखेंगे कि हो सकता है ये ग्रुप कौन सा हो, ओबीसी वाला हो, एसटी वाला हो, है ना, या विमेन वाला हो। तो एक तो लगता है मैं सोसाइटी का कौन सा चंक ऐसा है जिसको एजुकेशन की कमी पड़ रही है, और कितने लोग हैं। अब दूसरा हमने देखा कि किसी को क्या नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन। अब वो न्यूट्रिशन कहाँ देखेगा हम, अब हो सकता है कि सिटीज में अच्छा हो और विलेज में खराब हो। अगर पता, तो पॉलिसी मेकिंग कितनी आसान हो गई अब बनने, क्योंकि इसको बोलते ना टारगेटेड अप्रोच, है ना, कि ऐसी पॉलिसी नहीं बन रही है और सिंगल साइज क्या था वो, फिट टू ऑल। नहीं तो क्या बोलेगा हम, कितने लोग गरीब है जी, इतना पैसा दे दो, तो व्यर्थ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रियलिटी में वही चीज हो रही है, सोसाइटी के किस सेक्शन को किसकी जरूरत है। अब हो सकता है कि एक एरिया में एजुकेशन चाहिए तो उस पर एजुकेशन में फोकस करेंगे, दूसरे में न्यूट्रिशन चाहिए तो न्यूट्रिशन में होना चाहिए। तो इसलिए इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोला गया है। और इसका एक बेनिफिट ये हो जाएगा, इससे कोई भी नहीं छूटेगा, जिसकी जो प्रॉब्लम है ना वो एड्रेस होगी इसमें प्रॉपरली। क्लियर है बात। और एक प्रॉब्लम ऐसे निकलेगी जो हो सकता है कि पूरे स्टेट के लिए क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो उसमें कैसे करें काम, कॉमन तरीके से काम करेंगे। क्लियर है जी बात। तो अब देखो जी, तो अब ये जो नीचे दे रखा है कि कंपेरेटिव स्टेटस क्या है इसका, इसको इसमें से मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन ऐसे कोई खास बनेगा।
इंडिया अर्बन और रूरल कहाँ कहाँ, इंडिया का, उसके बाद है हिमाचल। बस इतना याद रखना है कि मैं इंडिया में देखो जो हेड काउंट है 25% है, और हिमाचल में कितना है 7%, और उसके बाद रूरल में कितना है 32, और यहाँ पे कितना है 8। तो यहाँ से एक बात फिर से लगता है बता कि अगर हिमाचल के जो स्टेटस है नेशनल लेवल पर बहुत बढ़िया है ना, तो यहाँ से लगता है पता हिमाचल तो एक डेवलप स्टेट होगी, है ना। तो देखो ना डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसका दिखता भी है ऐसा कि ऐसी ऐसी आज की डेट से शायद बहुत रेयर होगा ऐसा कि जिनको ये जो 12 हमने पढ़े ना ऊपर इंडिकेटर्स, इनमें से कुछ चीजें नहीं मिल रही होगी, है ना। अब जैसे पानी सबके घरों पे है, और गैस कनेक्शन भी सभी के घरों पे है ना, और ओपन डेफिकेशन तो कब का हिमाचल बाहर निकल गया इसको, और यही इसी की वजह से क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा प्रगति हो गई है। और अब इसमें क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नेमली चंबा एंड सिरमौर हैव सिक्योर्ड लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट रैंक अमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इन एमपीआई। एमपीआई में ये भी रखना के लिए याद, कौन सी स्टेट डाउन आ रही है, चंबा एंड सिरमौर। और ये चंबा एंड सिरमौर ऐसी स्टेट है, it at least it can be observed that the where Chamba and Sirmaur have been reported as the highest in term of MPI, और साथ ही साथ किसमें लो है ये DGGI में। देखो ना कोरिलेट हो गया ना चीजें, अगर उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है ना तो उसका असर किस पे पड़ गया सीधा सीधा, कि वहां पे मल्टी डायमेंशनल प्रायोरिटी भी क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, चंबा की DGGI में कितनी रैंकिंग पड़ी थी हमने 11, और सिरमौर में कितनी पड़ी थी हमने 9। तो यही चीज कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, इस जो ये मल्टी डायमेंशन वाला इंडेक्स है। चलो जी ठीक है, तो आज के लिए अब नया टॉपिक हम स्टार्ट कर नहीं सकते अभी, तो कल करेंगे इसको, ठीक है जी। कल करेगा हम क्या, बैंकिंग वाला, और बैंकिंग वाला में थोड़ा डाटा ज्यादा है इसमें और ना, क्योंकि जो अभी वाला था ना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ा समझने वाला था, फिर यहाँ से थोड़ा और डाटा आएगा। और इसमें क्वेश्चन हमेशा बनता है जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, है ना, आपके सिलेबस का पार्ट है ना ये, कि जो बैंकिंग की जो फैसिलिटी है ना कितनी पेनिट्रेट करी है शहरों में गाँव में, तो उसको क्या बोलेगा हम, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो दिमाग में ये बात रखनी है, तो आगे हो जाएगा। चलो जी ठीक है।